गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। आज जिन अहम मौज़ूआत पर बात होगी वो कुछ यूं हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रुकने सूबाई असम्बली अली वजीर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेज दिया है और रिपोर्ट होने वाली इतलात के मुताबिक उन पर रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर का इल्जाम है। रुकने कौमी असम्बली इन्हीं इल्जामात की वजह से सिंध पुलिस की हिरासत में भी हैं, जबकि इसी वजह से उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जमा है। हम अपने एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि क्या ये स्पीकर का फैसला दुरुस्त है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने कचरे से बिजली बनाने का भी फैसला किया है। सूबाई वज़रा के मुताबिक सिर्फ कराची से रोजाना पैदा होने वाले 8000 टन कचरे से 200 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। क्या सिंध हुकूमत अमली तौर पर ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी? और आखिर में बात करेंगे महंगाई की, जो नए साल में कम नहीं हुई। चीनी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत में कीमत दोबारा 100 रुपए तक जाने का खदशा जाहिर किया है। महंगाई में कमी के लिए हम अपने शुरका से तजावीज़ भी लेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मोना आलम हमें ज्वाइन करेंगी, तजियाकार हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आज के शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो सर। और इसके अलावा मुबशिर बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, गुड टू हैव यू सर इन द शो। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैसला किया था एक रेफरेंस भेजने का, जो भेज दिया गया है। पीटीएम के रुकने असम्बली अली वजीर की नाअहली से मुतालिक ये रेफरेंस था जो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। और इतलात ये भी हैं कि रेफरेंस में उन पर रियासती इदारों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया है। अली वजीर को गुज़श्ता माह केपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले किया था, जहां उन पर मुल्क मुखालिफ और इदारों के खिलाफ तकारीर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। हमारा आज का सवाल कुछ इस तरह से है कि कौमी असम्बली ने पीटीएम रुकने असम्बली अली वजीर की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? एनबीसी आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी और इस पर भी रोशनी डालिएगा कि नाअहली का जो प्रोसीजर है, इज इट दैट इजी? कहाँ से आया, किस बुनियाद पे बनाया गया? क्या वो बुनियाद थाने की रिपोर्ट है या वो बुनियाद गिरफ्तारी है जो खबर पख्तूनख्वा से हुई और कराची लाया गया उसको? वो तकरीर क्या है, क्या वो तकरीर बगावत के जुमरे में आती है? तो बहुत से सवाल आते हैं। इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेगा, इस पर में सारा डिबेट भी होगी इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पर दोनों के वकील भी जाएंगे। लेकिन जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मसला अदालतों में। तो मेरी अपनी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक कोई हतमी फैसला नहीं कर पाएगा जब तक अदालतें या तो पिटीशन को भी केस न कर दें या उनको नाकाबिल समात करार न दे दें, या ये कहें कि इलेक्शन फोरम दुरुस्त फोरम है, पहले वहां जाएं, आप वहां बात करें और वहां के बाद अगर आप मुतमईन ना हो तो हमारे पास आ जाएं। एक रास्ता ये भी है। लेकिन ये कह देना कि स्पीकर रेफरेंस भेजेगा और भेजने के बाद वो नाअहल हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है कि बहुत सी रुकावटें रास्ते में, और देखना ये भी है कि रेफरेंस की बुनियाद क्या है। ये नहीं एनबीसी आप नो का ऑप्शन देंगे? नहीं, मैं स्पीकर का राइट का ऑप्शन दूंगा कि स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो रेफरेंस भेजे। लेकिन मैं उसके बाद ही बता रहा हूँ आपके बाद कि कितनी मंजिलें और हैं और कितनी चीजें और भी काउंट होंगी। लेकिन एक तारीख और भी है हमारे पास कि पिछली असम्बलियों में कई रेफरेंस भेजे गए थे स्पीकर के पास और स्पीकर दबा के बैठ गए थे। ये पहला मैं रेफरेंस देख रहा हूँ कि जो बहुत मिनटों में, मतलब चंद दिनों में इसको फाइल किया गया है और भेजा गया है। और पहले मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि क्या बगावत का मुलजिम करार पा गया है वो, और उसके बाद मजीद बात होगी। तो मुझे लगता है स्पीकर ने अपने इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल किया आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो रेफरेंस है वो आर्टिकल 63 के तहत बनाया गया है, जिसमें ऐसे इक़दामात मौजूद हैं जिसके तहत नाअहली हो सकती है। क्या आपकी नजर में ये फैसला दुरुस्त है? ये पहले तो पीटीएम का बैकग्राउंड देख लीजिए कि पीटीएम किन सर्कमस्टांसेस में, किस तरीक़ाकार से और किस लिए रेज की गई थी, और कौन सी एजेंसीज हैं जो इसको फंड कर रही हैं और कौन सी एजेंसीज हैं जो इसकी मदद कर रही हैं। और जब आप उसमें जाते हैं तो आपको पता है कि
एक नेक्सस है अफगानिस्तान के अंदर CIA का, NDS का और रॉ का, और वो उस आदमी को पैसा देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी किस्म की दहशत जो है वो फैलाना चाहता है, और उसके लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। और इनकी बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आई यहाँ तक ये पता चला कि जो CIA का स्टेशन चीफ था और जो CIA की रीजनल हैंडलर जो थी अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में, इन्होंने उनसे भी मीटिंग की। फिर ये अभी पिछले दिनों अफगानिस्तान जा रहे थे, वहाँ पे अफगानिस्तान में जाके न सिर्फ अली वजीर ने बल्कि इसका कजन था आरिफ वजीर, उन्होंने कैपिटल अफगान TV को इंटरव्यू दिया और वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बात की। तो एक चीज तो सेटल है कि ये जो मूवमेंट, और दूसरा इसका नाम जब आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट रख देते हैं तो पश्तून सिर्फ वजीर तो नहीं है, पश्तून सिर्फ दावड़ तो नहीं है, पश्तून तो और तो बहुत सारी, अहमद जई वजीर जो वजीर है वो तो सिर्फ पश्तून नहीं है, वहां तो बेतहाशा कौम में पश्तून की आप शुरू हो जाए दीर बाला से और चली जाए नॉर्थ वजीरिस्तान तक तो और भी पश्तून अब, और उससे आपको पता है कि इनकी बहुत सारी झड़पें जो है वो लोकल लोगों के साथ हो चुकी है, बल्कि एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी और वो झड़प हुई थी अली वजीर के अली वजीर के पेट्रोल पंप के ऊपर कोई 2018 में, जहाँ पे इनके बहुत सारे आपस में जो है वो चपकलिश हुई और लोग इंजर्ड हुए, मारे गए। तो पश्तून भी इनको लाइक नहीं करते हैं। इन्होंने एक नाम चुराया है, उस नाम को CIA ने खरीदा, उस नाम को रॉ ने खरीदा, उस नाम को NDS ने खरीदा और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान। आपको अगर प्रॉब्लम है आप अपने राइट्स, तो वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है ना, तो अपने राइट्स को उजागर करें। आपको ये जब आप मेंबर असेंबली भी इलेक्ट हो जाते हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कुछ चीजों से गवर्न होते हैं। जहां अब ट्रंप का जो है ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट क्यों अपना खत्म किया गया, हालांकि वो अभी तक सिटी प्रेसिडेंट है, कि उन्होंने कहा कि जी उसने उकसाया है लोगों को कैपिटल हिल पे अटैक करने के लिए। अमेरिका तो हमसे बड़ा जमहूरी मुल्क है ना, तो वहां भी अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या चीजों के खिलाफ कर के ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर कदर, तो ये किस खेत की मूली है। तो अगर आप स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन को भी भूल जाइए एक मिनट के लिए, चले आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करते रहे, अदारों के खिलाफ, लेकिन जब आप पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के खिलाफ, पाकिस्तान रियासत के खिलाफ अपने उनका इजहार करें, क्योंकि आप पैसे खाते हैं बाहर की एजेंसी, यू आर अ पेड एजेंट इन पाकिस्तान एंड देन यू यूज दैट फोरम, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल ये इनकम्बेंट हो जाता है स्पीकर कौमी असेंबली के कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करे। अभी उसका प्रोसीजर जैसे NVS ने कहा कि वो आगे चलेगा, जिस तरह चलेगा तो क्या होता है, क्योंकि इनको बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने बात चीजों पर सपोर्ट किया, उनको साथ लेके बैठे रहे। तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है, और क्या एक पार्टी का ये उसको ये फ्री लिवर मिल जाता है अगर वो किसी चीज में आया कि जी आप जब चाहे उठ के लोगों को पाकिस्तान को गालियां दे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। क्यों पश्तून, ही इज नॉट ओनली पश्तून, मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, वहां पे अब इस वक्त टाइम नहीं है तो मैं आपको गिना दूं कि पश्तूनों की कितनी वहां पे कौमें आबाद है, आफरीदी से लेके बाकी वजीर से लेके दावत से लेके नीचे अपना तक चले आप जाए और आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे। ख्याल जो असद कैसर साहब ने किया है, टेक्निकली ही इज ऑथराइज्ड, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको उस चीज को करे। और अगर यहाँ पे होना भी ये चाहिए, कोई भी अगर आपकी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसको तो चौक में खड़े होकर कोड़े मारने चाहिए ना, क्योंकि आप एक मुल्क का खाते हैं। मुल्क क्या होता है, आपकी जमीन होता है ना, इट्स मिट्टी, लाइक योर मदर। तो अगर आप अपनी मदर को ही डिच करते हैं तो फिर आपकी मॉरल वैल्यू क्या रह जाती है? आपकी ना लीगल वैल्यू रहती है, ना आपकी मॉरल वैल्यू रहती है। तो ऐसे कोई भी शख्स हो, एनीबॉडी कमिंग इन बिटवीन, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अगर वो आपकी असेंबली का मेंबर है तो फिर तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनको कॉशन किया जाए, खिलाफ एक्शन किया जाए। यानी जो फैसला किया गया ये बिल्कुल दुरुस्त है आपकी नजर में ब्रिगेडियर साहब। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, जिन हकायक का जिक्र अभी ब्रिगेडियर साहब ने किया, अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो उस हिसाब से क्या ये फैसला ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि इसके साथ भी आप समझते हैं कि कुछ होना चाहिए था, इसके अलावा भी कोई रास्ता था? देखिए ब्रिगेडियर साहब ने बात की और कुछ बातें ठीक भी हैं, कुछ से इख्तिलाफात किए जा सकते हैं। मसलन रियासत की बात करते हुए हमें रियासत के जो शहरियों की तरफ फ़राइज़ हैं वो नहीं भूलने चाहिए। जैसे अभी हज़ारा कम्युनिटी का मामला हुआ, उनकी सिक्योरिटी रियासत की ज़िम्मेदारी थी, और अगर रियासत उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर पा रही तो ये रियासत का फेलियर है। और अगर मैं ये फेलियर कहूँ
और मुझे ये कहा जाए कि मैं रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब सी बात होगी। एक बात तो होगी ये। दूसरी बात, पीटीएम के बारे में अभी रिसेंटली क्रैकडाउन भी हुआ है, उनके काफ़ी कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। वहाँ पे FIRs दर्ज हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन बाकायदा किया जा रहा है। अगर उन्होंने रियासत और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ तकरीरें की हैं और अगर वो जुर्म की ज़मरे में आते हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनका फ़ैसला होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्होंने ये किया या नहीं किया। जहाँ तक आर्टिकल 63 की बात है, तो उसमें भी स्पीकर का डिस्क्रिशन होता है कि वो मामले की छानबीन करता है और उसमें वो ये देखता है कि मामला वाकई जेन्युइन है कि नहीं। तो असद कैसर साहब के सामने चूंकि मामला आया है और यकीन उन्होंने आगे भेजा, उन्होंने ठोक बजा के ही भेजा होगा, उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो डिटेल्स जब सामने आएंगी तो उसको डिस्कस किया जाएगा। जहाँ तक रही पीटीएम की फॉरेन फंडिंग की बात, ये बात बहुत हो रही है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एक जो कल्चर डेवलप हो रहा है दुनिया भर में, वो है फैक्ट चेकिंग का। हमें अपने स्टेटमेंट फैक्ट चेक करने के लिए उसके लिए कोई हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है कि मैं पीटीएम के बारे में ये कहूँ, या मैं नासिर बेग चुगताई साहब के बारे में कहूँ, या ब्रिगेडियर गजनफर साहब के बारे में कोई भी ऐसा क्लेम करते हुए मेरे पास उसकी एविडेंस होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए, रियासत को चाहिए कि पीटीएम के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है वो सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा हो। मेरा ख्याल है अवाम ने वोट दिए अली वज़ीर को और उनके एक और साथी को। इसका मतलब है कि कम अज़ कम पीटीएम के 2 बंदे तो नुमाइंदगी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ इस्तेहकाक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के भी होते हैं। जहाँ तक बात रही भेजने की इलेक्शन कमीशन को, ये ठीक फैसला है, इसकी डिटेल्स आएंगी तो मजीद इस पर डिस्कशन की जा सकेगी। यानी आपकी नज़र में भी फैसला दुरुस्त है। मुजम्मिल और वर्दी साहब, अभी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ भी किया मुबशर बुखारी साहब ने, आप क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता कि जब ये लोग इलेक्ट होकर आते हैं उसके बाद इनके भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, इन पर भी फ़र्ज़ है कि ये ना सिर्फ उस रियासत का एहतराम करें बल्कि वहाँ के लोग जिन्होंने इनको मुंतखब किया उनका भी एहतराम करें, उनके जज्बात का भी एहसास करें और इस तरह की तकारीर और इस तरह के इक़दाम ना करें जिससे नुकसान पहुँचे कौमी मफाद को? पहली बात तो रियासत और आइन से वफादारी का हलफ उठाते ही हैं तो रुकन कौमी असम्बली बनते हैं ना। अगर आप आइन और रियासत से वफादारी का हलफ ना उठाएं तो आप रुकन कौमी असम्बली बन ही नहीं सकते हैं। हलफ उठाएंगे तो आप उस पर जाके दस्तखत करेंगे और उसके बाद आप रुकन बन सकते हैं। सिर्फ वोट ले लेना काफ़ी नहीं है। अगर कोई आदमी वोट ले भी लेता है और वो आइन और पाकिस्तान से वफादारी का हलफ नहीं उठाता तो भी वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं बन सकता। बड़ा क्लियर है इस मामले में। तकारीर करते वक्त वो हलफ को क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल, इस पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये हमारी जो है बहुत बड़ी कमजोरी रही है। एक तो हमने जो गद्दारी के फतवे इतनी सियासी अपने मुफादात के तहत बांटे हैं कि उसमें गद्दार भी गडमड हो गए हैं। मुझे याद है डीजी ISPR साहब का जनरल आसिफ गफूर ने पीटीएम के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारे हकायक कौम के सामने रखे। लेकिन फिर मैं ये भी हैरान हुआ कि उन सारे हकायक सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनके 2 लोग इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में आ गए। ये कोई मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान में कई दफ़ा हम बहुत से लोगों को मोदी का यार कहते हैं, बहुत से लोगों को गद्दार कहते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। फिर कहते हैं जी प्रॉपर सबूत नहीं थे, फिर हम कह देते हैं कि जी वो जो एजेंसियों के सबूत होते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश किए जा सकते। देखिए, मैं समझता हूं कि मुल्क से वफादारी और मुल्क से गद्दारी ये 2 बड़ी बुनियादी चीजें हैं। जो मुल्क से वफादार नहीं है उसको पाकिस्तान में रहने का हक भी नहीं है। मुल्क से वफादारी मुल्क में रहने की बुनियादी शर्त होनी चाहिए। आप गद्दार होकर यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन आप गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बेजा नहीं बांट सकते। आप अपने सियासी मुखालफीन को गद्दार नहीं कह सकते हैं। किसी को गद्दार कहना एक बहुत बड़े जुर्म भी होना चाहिए अगर वो गद्दार नहीं है, और अगर कोई गद्दार है और उसको कोई माफ़ी देना वो भी उतना ही बड़ा जुर्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रियासत पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि जो गद्दार हैं उनके साथ बिल्कुल कोई माफ़ी ना की जाए, और जो गद्दार नहीं है उनको गद्दार कहने वालों से भी कोई रियायत ना बख्शी जाए।
क्योंकि हम जितना गद्दार को मुहिब्बे वतन कहना जुर्म है, उतना ही मुहिब्बे वतन को गद्दार कहना भी जुर्म है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बैलेंस लाना होगा पाकिस्तान में। हमने गद्दारी के फतवे बांटकर गद्दारी को मजाक बना दिया है। ये संगीन जुर्म है। जो कोई भी करता है उसे इबरतनाक सजा और मिसाल बनाना चाहिए ताकि किसी दूसरे को ये जुर्रत ना हो। ठीक, अगर स्पीकर कौमी असेंबली के सामने कोई ऐसे शवाहिद आए हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने रेफरेंस मूव किया है, उन्हें वो शवाहिद कौम के सामने भी रख देने चाहिए थे। मतलब आज भी इस हवाले से जो खबरें छाया हुई हैं उनमें वो शवाहिद अभी अवाम और कौम के सामने नहीं आए। वो शवाहिद कोर्ट ऑफ लॉ में भी आ जाने चाहिए थे और उनके ऊपर स्पीडी जस्टिस भी फौरन होना चाहिए। लेकिन और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से को डिफाइन करना एक अलग बात है, लेकिन जब आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस बनाया गया है तो ऑब्वियसली हकायक वाजे हो गए। आप ऑप्शन क्या लेंगे? हाँ नहीं, मैंने 63 पढ़ा है ना, उसमें कन्विक्शन बुनियादी शर्त है। मैंने 63 पढ़ा है, उसमें कन्विक्शन बहुत बुनियादी शर्त है कि वो कन्विक्ट हुआ हो। मैं समझता हूं कि कन्विक्शन की तरफ भी जाना चाहिए। स्पीकर से रेफरेंस मूव हुआ है, स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, 90 डेज में ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए और सब कुछ कौम के सामने ऐसे आना चाहिए ताकि 22 करोड़ अवाम उन्हें गद्दार कह सकें। सिर्फ हुकूमत या रियासत का कहना काफी नहीं, बच्चा बच्चा गद्दार कहे ताकि कौम मुत्तहिद हो सके इस बात पर। और हमने जो कौम को इस मामले पर तकसीम किया है, यही पाकिस्तान को हकायक सामने आने चाहिए। सोहरावर्दी साहब, स्पीकर का ये फैसला दुरुस्त था रेफरेंस भेजने का आपकी नजर में? जी बिल्कुल, अगर कोई उनके पास सामने चीजें दुरुस्त है उन्हें कौम के सामने भी रखनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मुताला। ठीक, मोना आलम, आप कहिएगा कि अली वजीर के अगेंस्ट एक रेफरेंस भिजवाया गया है इलेक्शन कमीशन को और वो जो रेफरेंस है वो है आर्टिकल 63 के तहत। आपकी नज़र में स्पीकर का रेफरेंस भेजने का ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, ज्यादातर मैं तमाम वैसे साथियों से मोरलेस मुत्तफिक हूँ। जाहिर है सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं लार्जली और ब्रॉडली स्पीकिंग इख्तियार तो है ये स्पीकर का। जब हम पीटीएम की बात करते हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो भी हम जानते हैं। वो खुद को कहते हैं, वो अपने आप के बारे में, कि हम क्योंकि मजलूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है और वॉर ऑन टेरर में जो कोलैटरल डैमेज है वो हमें डायरेक्टली उसने हिट किया है। जाहिर है बात असल में ये है कि इस किस्म की चीजें होती हैं और इस किस्म की चीजें एक कोलैटरल डैमेज की जब हम बात करते हैं तो ये गालिबन ये कि अनअवॉइडेबल एक चीज है, एक फिनोमिनन है कि जब भी हम लोग वॉर ऑन टेरर कर रहे होते हैं। और लेकिन बात सेकंड दूसरी इसके फौरी बात जो दूसरी बात है वो ये है कि स्टेट का या रियासत का ये काम है कि रियासत हो माँ जैसी, और रियासत इसी चीज का अजाला करे कि अगर किसी का जेन्युइन कोलैटरल डैमेज है तो उसका आप अजाला करें, उसको इंसाफ मिले, उसको हर सूरत से जो भी उसके हुकूक हैं बहैसियत शहरी पाकिस्तान के वो पूरे किए जाएं। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक मुहज़्ज़ब मुल्क है, ये एक सॉवरेन मुल्क है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कानून है, आइन है, सब कुछ है। इसके होते हुए मुझे लगता है इस किस्म की शिकायत, यानी अगर मोना आप कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि उनका जेन्युइन अजाला होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर वाकई ये बात जो अभी मुजम्मिल साहब कर रहे हैं उनका ख्याल है कि ये कौम के सामने रखने चाहिए, मुझे लगता है प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो गद्दारी, मतलब आई थिंक ये बहुत हम लोग चीप इसको सेल ऑफ करते हैं, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हैं। और एक बिल्कुल रिवायती रविश है कि जो भी अपोजिशन में होता है वो हमेशा जो है वो गद्दार होता है, ख्वाह वो कोई भी पार्टी हो, और जो हुकूमत में होता है वो हमेशा मुहिब्बे वतन होता है। खैर, ये एक इस किस्म की जो रविश है और जो एक अपने सियासी ओपोनेंट पे बहुत आसानी से हम लोग ये उनके लिए ये लेबल या उनको एक ये ठप्पा उनके ऊपर लगा देते हैं, एक हम स्टैंप उनके ऊपर मार देते हैं, ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है प्रोसिक्यूट करें अवाम के सामने। ठीक है, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात है कि कोई इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोबेबली अवाम को या पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती हैं, तो ना लाएं, ठीक है, ना लाएं, लेकिन उनके हुकूक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको गारंटी किए जाएं। ये तमाम चीजें प्रोसिक्यूशन लेवल पर जानी चाहिए। मुझे लगता है ये फैसला इस सेंस में ठीक है कि इख्तियार है ये स्पीकर का, लेकिन ये बहुत इनकम्प्लीट फैसला है। ये इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि ना इसमें प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व है,
जिस शख्स के ऊपर जो भी इल्जामात हैं वो अभी तक पब्लिक डोमेन में वैसे बाय द वे आए भी नहीं है कि आया किस ग्राउंड के तहत या किन वजूहात के तहत ये इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रीजन यही है कि जो वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो वो तकारीर करते हैं तो वो अपने, सच्ची बात है, वो अपने ओथ की खुद वायलेशन कर रहे हैं। अगर वो अपने ओथ की वायलेशन कर रहे हैं तो वो ट्राई होना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। ये इनकम्प्लीट फैसला है मेरी नजर में। यानी हम ना का ऑप्शन नहीं। जी मुझे जी एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइएगा। मैं गलती मेरी है, बुनियादी गलती, ये साफ ही आदमी हूँ तो गलती हो जाती है। तो मैं आपके सवाल तक महदूद रहा, मैंने आपको 90 सेकंड में आपके सवाल का जवाब दिया। यह दुरुस्त फैसला है। हमारे दोस्तों ने तारीख खोल दी, किताबें खोल दी। मेरे पास 100 किताबें पढ़ी हुई है पख्तूनिज्म के ऊपर। मेरे पास रियासत की जिम्मेदारी के बारे में 50 किताबें पढ़ी हुई हैं, पाकिस्तानियों की और गैर मुल्कियों की। भूख से मरने वाला रियासत का कातिल होती है। हक ना मिलना रियासत की गद्दारी है। रियासत गद्दारी करती है अवाम, रियासत में अवाम से गद्दारी करती है, और ये गद्दारी ये है कि उनको उनके बुनियादी हुकूक ना मिले। तो इसको ये कहाँ लेके जाऊंगा मैं। तो तीसरी बात ये कि इस पूरे माहौल में 2-3 महीने में हमने गद्दारी, मुल्क की सलामती के मुनाफी, भारतीय बयानिया, मोदी का बयानिया, बहुत कुछ सुना हमने। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना, अभी साबित फरमा रहे थे। बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी अभी शुरू कर देनी चाहिए और 1 महीने में खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन एक फॉरेन फंडिंग केस और भी है जो परसों से पड़ा हुआ है कमीशन के सामने, और उसका फैसला नहीं हो पा रहा है। उसका तो फैसला ले आओ भाइयों, उसका तो फैसला ला दो। मुझे मालूम तो हो कि उसने फॉरेन फंडिंग दी थी या नहीं दी। इस तरफ को हो जाए, साइड में हो जाए, नायल हो जाए। इसके बाद अगर फॉरेन फंडिंग नहीं है फिर उसके बाद गद्दारी के मुकदमात ले जाइए। आप मुल्क की दुश्मनी के मुकदमात कोर्ट में ले जाइए। आप मोदी के बयानिए के मुकदमात कोर्ट में जाइए, कोर्ट में, यानी कोर्ट में इसका फैसला होगा। एमबीसी आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जब हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो आप ये याद रखिए कि कोई 26 मिलियन पश्तून KPK में रहते हैं और कोई 9.5 मिलियन फाटा में रहते हैं। तो कंपैरिजन कर ले, और कोई 7 मिलियन के करीब कराची में रहते हो। तो इसकी जो पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसको इस पॉपुलेशन पश्तूनों की उनसे कंट्रोल करने। आप एक माइनॉरिटी, जब क्या मेजॉरिटी इसमें शामिल हो गई, उन क्या उस चीजों में जिसमें आप कहते हैं कि कोलेक्टर डैमेज तो होना था जब आपने ऑपरेशन करने थे तो लोगों को वहां से मूव करना था, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल हुई है उसको जो खराब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, असल में वो प्रॉब्लम है जो उस इलाके में सैनिटी प्रीवेल या स्टेबिलिटी प्रीवेल नहीं करनी दे रही। अगर एक छोटा ग्रुप एक बड़े इलाके के बड़े लोगों के इख्तियारात को डैमेज कर रहा है तो आप फिर उसकी इंटेंशन का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होती, सिर्फ हालात को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। हमारे तमाम तजियाकारों को ये कहना है इस सवाल से मुतालिक कि अली वजीर की नाअहली से मुतालिक जो रेफरेंस भेजा गया है उसका इख्तियार बिल्कुल स्पीकर के पास है और स्पीकर ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया, लेकिन हक़ाइक़ को आम के सामने लाना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे, एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर बात करेंगे सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले नए मनसूबे की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला कर लिया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा है कि कराची में रोजाना 8000 टन कचरा पैदा होता है, जिससे 200 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट की तैयारी के लिए सेक्रेटरी बल्दियात की सरबराही में कमेटी भी बनाई गई है। तो हमारा आज का सवाल ये है कि क्या सिंध हुकूमत का ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा? ब्रिगेडियर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। बहुत से मंसूबे सिंध में शुरू होने की बातें हुई और वो मंसूबे फिर लटके रहे कई सालों तक। इस मंसूबे पे आप क्या पेशरफ्त देखते हैं आने वाले दिनों में? जहाँ तक मंसूबे का ताल्लुक है, ये तो कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। कोई 40 के करीब ममालिक है जिन्होंने इसके ऊपर रेजोल्यूशन दी है कि गार्बेज से बिजली बनाना न सिर्फ ये कि एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, बल्कि ये वैसे भी बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और पाकिस्तान में तो गार्बेज बहुत ही ज्यादा होता है, आपको पता है। और इसमें आप हाइड्रो पावर से भी कर सकते हैं, आप
अपना न्यूक्लियर एनर्जी से भी कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल से भी कर सकते हैं, कोल से भी कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि पहले तो आप ये कैपेसिटी पहले तो आप गार्बेज उठाने की कैपेसिटी पैदा करें ना। क्या इतनी कैपेसिटी अब लाहौर में अगर आप देखें, अगर आज आप आ जाए ना तो आप हैरान हो जाएंगी गवर्नमेंट की पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कि इन्होंने ये पिछले कोई 1 महीने से लाहौर से गार्बेज नहीं उठाया। वही जो एक तर्क कंपनी गई है तो उनके पास उनकी वो कैपेसिटी नहीं जनरेट कर सके गार्बेज उठाने की। तो एज फार एज दी यूटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट का ताल्लुक है तो वो तो बहुत अपना फीजेबल, बहुत प्रोडक्टिव है कि गार्बेज को लैंडफिल जगह जो होती है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उससे आप जो है वो जो जिस तरह इसको कहते हैं कि एनर्जी फ्रॉम दी वेस्ट वो आप प्रोड्यूस होगी। लेकिन इससे पहले जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया है क्या वो कंप्लीट हो गए? और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन पैसे की इसमें आप कभी इस तरह कर सकते हैं कि आप उन कंपनियों को पार्टनरशिप की बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पे लेके आ सकते हैं और उनके जरिए जो वो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो लेटर ऑन होती है उसका भी MOU वगैरह आप साइन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, एक बसों का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने सिंध को बसें देनी थी और ये कोई 14 साल हो गए, तो 14 साल में एक बस सिंध को नहीं दी जा सकी है। ये जो 3 टेन्योर रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और इसके ऊपर आपके चैनल से बहुत सारे प्रोग्राम किए। अब जब बसेस का फ्लीट नहीं दे सके वो सिंध को, आप क्या कर रहे हैं कि जो टूटी फूटी बसें उनके गार्बेज में पड़ी हुई हैं, आपने देखा होगा इसके ऊपर किसी चैनल पे एक मूवी भी चल रही है, एक प्रोग्राम भी हुआ है, जो टूटी फूटी बसें पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल नाकारा हो गई हैं, कहते हैं जी इनको हम प्रोडक्टिव बनाएंगे और उनको लेके आएंगे सड़कों के ऊपर। तो जो सिंध के लोगों को मेरा ख्याल है अभी तक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें नहीं मिल सकी, तो ये तो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा। आई विश दे कैन इम्प्लीमेंट इट, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और इसको ज्यादा पैसा खर्च करिए बगैर भी इफेक्टिव किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको, कंपनियां ऐसी हैं अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, अपना बाकी जगहों पे जो आके इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगी और ये एक लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। लेकिन पहले कूड़ा उठाने का पूरी तरह बंदोबस्त कर लें, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के मुताबिक सोचना शुरू कर दें। यानी कूड़ा उठाने का बंदोबस्त हो जाए तो ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा। NBC आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा कि 8,000 टन कचरा पैदा होता है और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय एवरी डे, तो वो बहुत बड़ी तादाद बनती है, कचरे की बहुत ज़्यादा मिकदार बनती है। आपसे बेहतर कराची के और सिंध के मसाइल को कौन समझ सकता है? आप क्या समझते हैं कि ये जो मंसूबा है ये कामयाब हो पाएगा या सिंध गवर्नमेंट इस मंसूबे को संजीदगी से सोचेगी? हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट नहीं, बहुत सी हुकूमतें हैं जो अपने काम पूरे नहीं कर पा रही हैं। सिंध वालों को तो अपना खास रिकॉर्ड है, तो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं हो पाता। क्या वजह होती है मुझे नहीं आता। वो बहुत एम्बिशियस प्लान लेकर आते हैं, बसों वाला प्लान बिल्कुल सही कहा मेरे साहब ने, तो वो हर बार हम सुनते रहे आ रही टेंडर हो गए, ये हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 प्रोजेक्ट अब शुरू हुए हैं उनमें मुझे उम्मीद नजर आ रही है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के ताउन से, 13 अरब रुपए का तकरीबन प्रोजेक्ट है। ये डिफेंस के सुपर हाईवे तक एक रोड बना रहे हैं और से बना रहे हैं, और वो काम उस पर शुरू हो चुका है। अगर वो काम वक्त पे शुरू हो जाता है, वक्त पे 2 साल का 2.5 साल का वक्त है, तो बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा ईदी लाइन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, वो भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। बड़ा मसला जहाँ आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि बात की बसों की तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सवाल तक मैं दे रहा था। एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसको फेडरल गवर्नमेंट देख ही नहीं पा रही है। 2.25 साल हो गए नवाज शरीफ को गए हुए। अगर वो 6 महीने और मिल जाते तो शायद कराची वालों की जान छूट जाती इस अजाब से, जिस अजाब से वो 2.5 साल से गुजर रहे हैं। उनकी 5 लेन की सड़कें तबाह कर दी गई हैं ग्रीन लाइन के नाम पर, और ग्रीन लाइन चल के नहीं दे रही है, ग्रीन लाइन मुकम्मल होकर नहीं दे रही है। आज तक मतलब जो प्रोजेक्ट का टाइम लाइन थी उसके मुताबिक आज ग्रीन लाइन को कराची के इलाके टावर तक मुकम्मल होकर चलना चाहिए था, वो नहीं चल रही। अब करें बसें भी आएंगी उसके लिए, अभी तो खैर जब इराक से तिरयाक वाली बात है वो भी नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है माहौल दोस्त प्रोजेक्ट, ये सस्ता भी है और इसमें फिर वर्ल्ड बैंक का तामुन आता है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट ऐसा है ये कि जिसपे ज्यादा मसला नहीं होगा इनको, ये जो इनके पास कंपनियां हैं वो जो अपना उठाती हैं कचरा वो उठाएंगे और डंपिंग साइट पे ले जाएंगी,
लैंडफॉल मिल जाएंगी तो वहां से बिजली पैदा होगी। बिजली पैदा हो सकती है गन्ने के फोक से भी, बिजली पैदा हो सकती है प्लास्टिक से भी। KPK ने प्लास्टिक का तजुर्बा किया था और नाकाम रहा हो, मेरा ख्याल है नाकाम रहा हो। उसके बाद मुझे नहीं मिला, अभी मैं चेक भी कर रहा था, तो वो मुश्किल से 5 में भी बना रहे हैं वो। और लेकिन प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लास्टिक से बिजली पैदा हो सकती है, सॉलिड वेस्ट से भी और अदरवाइज भी। तो मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट बन सकता है अगर बनाने की ख्वाहिश हो, और मुझे लगता है ये कि ख्वाहिश है, और ख्वाहिश हर हुकूमत में होती है। तो पंजाब की हुकूमत हो जो कागज पे बहुत से डॉक्यूमेंट ले आई है, बहुत से प्लान लेकर आ गई है, हर रोज एक नया प्लान आता है, इसकी वो ख्वाहिश है। लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को करनी। तो यानी आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट संजीदगी से सोचे तो पॉसिबल होगा, इस पे पेशरफ्त भी होगी। ठीक है मोना, जब हम सिंध की बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो हमारे जहन में सबसे पहले कराची की बात आती है, कराची के मसाइल हमारे जहन में आते हैं, और कचरा हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है कराची का। पहले कहा जाता था 30 दिन में कचरा उठाएंगे, फिर कहा जाता था 90 दिन में उठाएंगे, जब कचरा न उठा सके तो अब कहा जाता है कि बिजली बनाएंगे। क्या इस बार गवर्नमेंट संजीदा है? क्या प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल होगा, ये भी सिर्फ लॉलीपॉप होगा? यही असल वाली बात है, और आपने अपने रिमार्क्स में आई थिंक यू हिट द बुल्सआई, ये बिल्कुल सही बात है कि जब कचरा उठा नहीं सके हैं तो कचरे से बिजली बनाना तो एक बहुत ही नेक्स्ट स्टेप है और बहुत ओवर एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है। साहब कह रहे थे कि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी भर में ममालिक है, और रॉ मटेरियल इसमें बात यह है कि सस्ती इस वजह से है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट वेस्ट तो है। तो अगर आप वेस्ट की मैनेजमेंट का भी एक ही तरीका है, उसका भी तरीकेकार है, और फिर ये चीप भी है क्योंकि रॉ मटेरियल डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो बात यह है कि करना तो बहुत ही ओवर एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है, पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। आप अंदाजा लगाएं कि सिंध अगर ये कर लेता है, सिंध हुकूमत अगर ये कर लेती है तो ये पहला शहर होगा पूरे पाकिस्तान का जिसने इस किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। मुझे नहीं पता, हम इतने देर से, और ये जो एक नींद में हम लोग रहते हैं, हमारे कोई भी हुकूमत हो उसकी ये रिवायत है और उसकी ये आदत है कि वो एक स्लम्बर में रहते हैं। तो ये अल्लाह करे कि अब ये टूटे ये स्लम्बर, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। बावजूद इसके कि मुझे लगता है हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए कि अगर हम अब जाके इस तरफ सोच रहे हैं एटलीस्ट। खैर ये सोच बहुत अच्छी है, ये जो स्पिरिट है या रूह है इसकी, मुझे लगता है दैट इज इन द राइट प्लेस। और ये मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर ही मैं एटलीस्ट इसके ऊपर अपनी होप्स रखना चाहती हूँ, उम्मीदें रखना चाहती हूँ कि ये शायद हो जाए। बल्कि अभी थोड़े टाइम पहले मैं ये सुन रही थी कि सिंध के जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं वो भी ये कह रहे थे कि हम बसेस को भी रिवैम्प करेंगे और नई बसेस भी लाई जा रही हैं। आपको पता है ट्रांसपोर्ट का एक पूरा माफिया है जो कि सिंध में ऑपरेट करता है, और यकीनन कि हुकूमत की पेट्रनेज या उनकी पुष्ट पनाही के बगैर तो कर ही नहीं सकता। तो बात यह है कि उनको चाहिए कि इस किस्म के माफियाज को भी इरेडिकेट करें, इनका जड़ से खात्मा करें, ताकि इस किस्म का कोई फिर प्रोजेक्ट यानी जो दीगर फैक्टर्स हैं उनको भी एड्रेस करें, और आपको उम्मीद है कि ये मंसूबा कामयाब होगा। और मुझे सिर्फ इसलिए एक और जस्ट वन सेंटेंस, मुझे लगता है कि ये जो पीटीएम की पूरी तहरीक है ना, अब ये पीपल्स पार्टी पे सियासी तौर पे भी इस बात का काफी प्रेशर आ रहा है कि क्योंकि वो वाहिद जमात है जिनका कोई किसी सूबे में उनकी हुकूमत है, तो उनके ऊपर भी ये एक प्रेशर आ रहा है उनके अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की तरफ से कि आप अपने जो गवर्नेंस का सूबा है वहां पर भी तो कुछ करके बताएं। तो ये प्रेशर अच्छा है। गालिबन ये मुझे उम्मीद मैं लगाना चाहती हूँ कि कराची के अवाम के लिए बिल आखिर कोई इसमें मसलहत होगी या कोई अच्छाई कम से कम इस बहाने अगर उनके लिए निकल आए तो मैं पूरी एंटिसिपेशन रखना चाहती हूँ। ठीक है सोहरावर्दी साहब, क्या हम तवक्को रखें कि दूसरे सूबे भी सिंध से कुछ सीखेंगे, कुछ अडॉप्ट करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अभी उन्होंने सिर्फ पेपर वर्क पर काम शुरू किया, पॉलिसी रिपोर्ट बनाने की बात की है। अभी तो मंसूबा बहुत दूर की बात है, फिजिबल स्टडी होगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है तो टेंडर होगा, कुछ होगा। अभी तो दिल्ली बहुत दूरस्थ है, अभी तो सिर्फ सोचा गया है और एक कमेटी बनाई गई है कि इस पर कोई वर्किंग पेपर बना लिया जाए, पहली बात। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 30 साल में क्या हुआ है, हम एकदम बिजली की लोड शेडिंग में चले जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि अब मुल्क में 12 घंटे लोड शेडिंग हो गई है, फिर हम बिजली के मंसूबे यकदम लगाने लगते हैं। जो भी हुकूमत वो बिजली के मंसूबे लगाती है उस पर उससे अगली हुकूमत आके कहती है कि आप चोर हैं और आपने महंगे लगाए हैं। मैं ये बात ज़ियाउल हक के बाद जो हुकूमत आई उसको भी लोड शेडिंग का सामना था, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब कोई मंसूबे नहीं लगा के गए थे, 10 साल हनीमून कर गए थे। उसी तरह मुशर्रफ साहब भी 10 साल को 8-9 साल कोई मंसूबा ना लगा के गए, और उनके बाद जो हुकूमत आई और उसको उसी तरह बिजली की कमी गई
सामना था। जिन्होंने 10,000 मेगावाट बिजली लगाई वो कौमी मुजरम है, जिन्होंने 10,000 बिजली 5 साल में लगाई वो चोर हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं। जो LNG लेके आए वो चोर हैं। आज पूरी कौम गैस के बगैर गुजार रही है। हमारे पास पहले 20 दिन LNG नहीं थी। ना खरीदना कोई जुर्म नहीं है, खरीद लेना जुर्म है। बिजली के मंसूबे ना लगाना कोई जुर्म नहीं है, लगा देना जुर्म है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल है कि कोई नैब और सारी जो तरीक़ेकार के खौफ से कोई ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट कोई करने जाए जिसके बाद उसको अपने ऊपर एक केस भुगतना पड़ जाए और फिर वो जेल की कालकोठरी में चला जाए। भी पैदा करना होगा, आप ये कहना चाहते हैं? क्विकली वाइंड अप कीजिएगा सोहरवर्दी साहब, आप क्या? मैं नहीं समझता मौजूदा माहौल में PTI की गवर्नमेंट को भी जो मुसीबत इस वक्त है, जो मसला है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम नहीं कर रही। वो मंसूबे बनाते हैं, सोचते हैं, वो इम्प्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है और वो नहीं कर रही। बिजनेसमैन उनके साथ नहीं चल रहा वो इस मसले का हल करने की बजाय खुद ही खुदकुशी करते जा रहे हैं। ठीक है, बुखारी साहब आपका एनालिसिस क्या है इस पर? मैं ज़रा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं और दूसरी बात यह कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि सिर्फ कराची की हालत ही नहीं बल्कि लाहौर की हालत भी बिल्कुल एक कचरे वाली हो गई है। और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को देखें, जैसे फरमाया ब्रिगेडियर साहब ने, नासिर भाई ने, कि 40 ममालिक में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, सस्ती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जहाँ पे सॉलिड वेस्ट के ज़रिए ये पैदा होता है, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है उसके किनारे ही ये ट्रक्स के स्टाइल में लगा दिया जाता है ये प्लांट। और मैं तो ये देख रहा हूँ ये मंसूबे की विल कम अज़ कम बनी है, चलिए फिजिबिलिटी भी बन जाएगी और अनकरीब पाकिस्तान को ऐसे बहुत सारे मंसूबों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत पुअर जा रही है पाकिस्तान में। ट्रक कंपनी, बिल्कुल ठीक कहा ब्रिगेडियर साहब ने, ट्रक कंपनी जब से गई है हमारा लाहौर भी तकरीबन कराची के करीब ही पहुँच गया है। और अगर आप रिंग रोड के किनारे जाएँ महमूद बूटी के पास तो आपको उसको आप वे नहीं कर सकते, उसका आप मेजर नहीं कर सकते कितना को गार्बेज उधर है जो कि पोल्यूशन भी फैला रहा है क्योंकि लोग वहाँ पे आग लगा देते हैं। तो मुझे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अगर किसी ने सोचा है मंसूबा भी बनेगा और कामयाब भी रहेगा, हम दुआ भी कर सकते हैं और अच्छी ख्वाहिशात का इजहार भी कर सकते हैं। तो वी शैल स्टे पॉजिटिव। ठीक है, आपका आंसर भी आ गया। सवाल हमारा ये था कि सिंध हुकूमत ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, क्या ये मंसूबा कामयाब हो पाएगा? इस पर हमारे 3 तज्जियाकारों ने यस का ऑप्शन लिया, 2 ने नो का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही हम क्लोज करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आकर बात होगी महंगाई की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में एक बार फिर से चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक बार फिर कीमत 100 रुपए फी किलो से जायद होने का खदशा जाहिर किया गया है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक नए साल के पहले हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो सवाल हमारा ये है कि नए साल के आगाज से ही महंगाई में इजाफा हो गया, हुकूमत बढ़ती कीमतों पर कैसे काबू पाएगी? NBC महंगाई बड़ी होकर द्यो बन गई है, अब क्या करेंगे? महंगाई तो सबसे और दुगनी हो गई है, घी वगैरह सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। और यहाँ हम बात करते हैं रियासत, तो रियासत कहाँ है और रियासत के इदारे कहाँ हैं जो कायम किए गए थे, और रियासत के वो इदारे कहाँ हैं जो कीमतों को काबू में रखने के लिए बनाए गए हैं, मौजूद हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, रेट करते हैं और रेट में भी उन्हीं को इजाफा, उन्हीं को फायदा हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये कि ये खेल चलता रहेगा जब तक हम एक मजबूत सिस्टम नहीं बनाएंगे। ऐसा सिस्टम जब मिडिल मैन को हम माइनस नहीं करेंगे जब तक अब तो मर्जी पे चल रहा है ना यार, मेरी आज 100 रुपये बढ़ा दिए 100 रुपये। दुकानदारों ने एक मार्केट के तय किया तो टमाटर की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दो, हो गया। अंडा इतने का वो होगा, कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और जो देखने वाले हैं वो, यानी चेक एंड बैलेंस रखना होगा, आपका ये कहना है। ब्रिगेडियर NBC वक्त कम है, कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी, ब्रिगेडियर साहब क्विकली वाइंड अप कीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि चेक एंड बैलेंस रखें। आपके पास प्राइस मजिस्ट्रेट ही नहीं है, किसी जमाने में होते थे, वो DC के अंडर एक कमेटी होती थी, वो जाके चेक किया करती थी। अब टोटल पूरे पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आई थी, 59 प्राइस मजिस्ट्रेट है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैफिया, चीनी की कीमत बढ़ने की कोई तुक है?
ये तो नहीं कोई उठ के एक मिल एसोसिएशन लिख दे कि हम चीनी की कीमत बढ़ा रहे हैं। आखिर कहाँ पे गवर्नमेंट के अदारे जिन्होंने इस चीज को कंट्रोल करना है? तो जब तक आप चेक एंड बैलेंस और इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं अप्लाई करेंगे और आप चीजों को चेक नहीं करेंगे तो लोग तो इसी तरह सफर करते रहेंगे। इन्फ्लेशन 10.5% तक हो जाए, 11% तक हो जाए, लोग बेचारे क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सर वर्दी साहब, पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई, चीनी का जिक्र भी ब्रिगेडियर साहब ने किया, तो चीनी की कीमत 55 रुपए फी किलो थी, जो अब 100 रुपए से ऊपर जाने वाली है। कैसे काबू पाएगी गवर्नमेंट? ये मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बेबस हो चुकी है और गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिए। अब देखें दोबारा 100 रुपये पे आ गई है। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, बहुत महफूज रास्ता उन्हें दिया गया और पहले उन कहा गया कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह से वज़ीर आज़म उनसे नाराज हैं। अब फिर उनकी बाहिफाजत बहुत वापसी हुई। गवर्नमेंट के बस की बात अब नहीं रही। मोना, आपका क्या स्टांस है इस पर? मुझे लगता है अवाम के साथ ये आंख मिचोली बंद करनी चाहिए। हर दफा जब कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसा एक उसको बना के पेश किया जाता है अवाम के सामने कि अब एक्शन होगा, अब एक्शन होगा, जबकि सीधी सीधी बात है वो के बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा। बहुत आसान तरीका है इसका। बल्दियाती निजाम अपना मुस्तहकम करें, बल्दियाती जो आपके इदारे हैं उनका काम प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और प्राइस बल्दियाती इदारों को भी हरकत में आना होगा। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया। मोना बुखारी साहब, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई ये तो प्रिडिक्टेड था, जब गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएगी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाएगी, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम महंगाई के तूफान में खड़े हैं, आने वाले दिनों में होगा। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करनी चाहिए और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ब्लैकमेल होना बंद करे, ये शुगर माफिया पर नजरसानी करनी चाहिए। कथा कलामी के लिए बहुत माजरत। बुखारी साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हम तजियाकारों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को अब संजीदा होना चाहिए और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।